नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, रायपुर और भोपाल की इन तमाम खबरों पर अगले 1 घंटे तक अब विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से मुंबई में जो घटनाक्रम चल रहा है, जो रिया चक्रवर्ती फिलहाल जेल में है और कंगना रनौत के दफ्तर पर जो कार्रवाई की गई है बीएमसी की तरफ से, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से हरियाणा में जिस तरीके से किसानों की तरफ से 3 ऑर्डिनेंस का विरोध किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहां पर भी जिस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। और बिहार से भी खबर, रायपुर में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों की राजधानियों से हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे अलग अलग महत्वपूर्ण खबरों पर। जिस तरीके से लगातार जो मुंबई में जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत का, और साथ ही साथ जो कंगना रनौत का शिवसेना से जो टकराव चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। लखनऊ में ट्रेन चलाने को लेकर के जिस तरीके से फैसला लिया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। और हरियाणा में जो 3 ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार ने पास किए हैं किसानों के लिए, उन पर जो विरोध चल रहा है किसानों की तरफ से, सरकार का क्या कुछ इस पर रवैया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बीएमसी के जरिए कंगना रनौत के दफ्तर पर रखी गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद कंगना ने इस कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है और अर्जी पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। और साथ ही बीएमसी ने इस मामले में बीएमसी से जवाब मांगा गया है और इस मामले की अगली सुनवाई आज दोपहर 3 बजे होनी है। बता दें कि बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में कुछ गैरकानूनी तामीरात को लेकर के तोड़फोड़ शुरू कर दी थी, जिसके बाद कंगना ने बीएमसी की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चैलेंज दिया था और अदाकारा की जानिब से इस मामले को वकील रिजवा सिद्दीकी लड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला जब सामने आया, सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से, क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ तैयारी है कंगना रनौत के वकील की, किस तरीके से चैलेंज किया जाएगा बीएमसी की इस कार्रवाई को? ये देखिए, जिस तरह से बीएमसी ने कंगना रनौत हमारे 24 घंटे के अंदर जो नोटिस देते हुए छोड़ दिया, उसके एक देश जो है नामकरूप कर लिया। वही तमाम लोग जो है कहीं न कहीं कंगना रनौत भी बयानबाजी कर रहे थे। जाहिर तौर पर ये पूरा मामला जो है अब कंगना रनौत और आम जनता के बीच भी जोड़कर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ उनके वकील लगातार जो है जिस तरह से थोड़ा कार्रवाई की गई है उसको लेकर हाईकोर्ट का रुख अपना लिए हैं। हालांकि आज 3 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरह से थोड़ा कार्रवाई हुई है, अब हालांकि बीएमसी ने नोटिस दिया था कि जो कंस्ट्रक्शन का कुछ भाग जो गलत तरीके से बनाया गया था, हालांकि उसको लेकर जो है नोटिस दिया गया था, लेकिन अचानक जो है पूरे दफ्तर को तोड़ दिया गया। कंगना रनौत ने जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत जो है ट्वीट किया। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे को घेरा है, साफ तौर पर उन्होंने घेरा है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं पूरा मामला जो है राजनीतिक तौर पर चल रहा है, लेकिन उनके वकील जो है आज जब 3 बजे सुनवाई होगी तो एक अहम जो है बातें सामने आ सकती है। हालांकि माननीय कोर्ट ने जो है पहले ही बीएमसी को जो फटकार लगाई है और उनसे इस पूरे मामले में जवाब मांगने की बात कही है, उसी को लेकर जो है कल देर शाम जो है माननीय उद्धव ठाकरे ने जो है मीटिंग बुलाई थी। करीब 3-4 घंटे जो है मीटिंग चली है, जिसमें फैसला लिया गया है कि किस तरह से आगे की जो है जवाबदेही करनी है। जी
जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो पूरा मामला है वो राजनीतिक रंग में कहीं ना कहीं अब रंग चुका है, तो ऐसे में लगातार ठाकरे सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। उसमें बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, किस तरीके की जो रणनीति है वो बनाई गई है, किस किस बात पर विचार विमर्श किया गया? देखिए, सबसे पहले आज जो है किस तरह से हाई कोर्ट को इस पूरे मामले में जवाब देना बीएमसी की, उस पर चर्चा की गई। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से शरद पवार जी ने कहा है कि विपक्ष को मौका दिया सरकार ने, इसलिए विपक्ष इस तरह से बोल रहे थे, जाहिर तौर पर कहीं न कहीं शरद पवार का भी हमला माना जाएगा कि सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और वहीं दूसरी तरफ तमाम जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुंबई को पाकिस्तान कहता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और देते रहेंगे। तो जाहिर तौर पर कुल मिला जुला के आज भी जो है पूरे दिन जो है कंगना को लेकर आक्रामक रुख इख्तियार करेगी सरकार। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं आक्रामक रुख सरकार का रहने वाला है, लेकिन जिस तरीके से सरकार इस पूरे मामले पर गिरती हुई नजर आ रही है, ठाकरे सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें जो है वो अब बढ़ सकती हैं इस पूरे मामले में। जाहिर तौर पर जब पूरा मामला राजनीतिक रंग ले लिया है, ऐसे में राजनीतिक दौर में इस तरह से चीजें करना ठीक नहीं है। तब उस हालत में जब सरकार खुद किसी संकट से घिरी हो, एक तरफ मुंबई में कोरोना काल लगातार बढ़ते जा रहा है, ऐसे में इस तरह से जवाबदेही, तमाम चीज का जवाब देना, फिर अचानक जो है महज 24 घंटे के अंदर इस तरह का डेमोलिशन करवा लेना कहीं न कहीं गलत माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बीएमसी के पास कम से कम 10,000 ऐसे नोटिस दिए गए हैं जो इलीगल है, लेकिन बीएमसी ने उसमें 5% पर भी कार्रवाई नहीं की है। तो ऐसे में कंगना रनावत की ही दफ्तर पे अचानक 24 घंटे के अंदर कार्रवाई क्यों की गई? तो जाहिर तौर पर ये बातें जो है अब आम जनता से लेकर आम नागरिक तक जो है पूरी तरह से फैल चुकी है कि जो है एक प्रतिद्वंदी को बनाकर जो है इस तरह से पूरी कार्रवाई बीएमसी ने किया है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया कि कई ऐसे जो मामले हैं जो अवैध निर्माण को लेकर के अभी तक दी गई हैं जो शिकायतें बीएमसी को, उन पर कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इसके अलावा ये भी नियम है जब तक कोरोना महामारी को देखते हुए कि 30 सितंबर तक कोई भी अवैध निर्माण नहीं गिराया जाएगा और कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी बीएमसी ने ये कार्रवाई की है। तो क्या कुछ समझा जाए, किस तरीके से इस कार्रवाई को समझा जा रहा है फिलहाल? देखिए चंद, कोरोना काल हो ना हो, लेकिन जब मानसून सत्र रहता है, बारिश का वक्त रहता है, ऐसे में हर साल जो मुंबई मनपा एक नोटिस जारी करती है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे वो अन्य हो, सबके लिए एक कानून ये नोटिस रहती है कि बारिश के वक्त जो है किसी का घर, किसी का दफ्तर, आशियाना जो है उजाड़ा ना जाए, तोड़ा ना जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर बीएमसी इस तरह से करती है तो कहीं न कहीं बीएमसी जो है अपने ही जूते अपने सर पे मारने का काम कर रही है। जिस तरह से उसकी निंदा हो रही है, ऐसे में आने वाले समय में इसका भुगतान भी अब बीएमसी को करना ही पड़ेगा। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार यहाँ पूरे मामले में ठाकरे सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में जो बाकी जो अभिनेता अभिनेत्री हैं जो लगातार कंगना का विरोध भी कर रहे थे मुंबई को पीओके बताने को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, कंगना रनौत ने उन सभी को भी इस पूरे मामले पर जवाब दिया है कि इसलिए अब साबित हो गया है कि मुंबई और पीओके में कोई फर्क नहीं रह गया है। तो ऐसे में अब जो विरोध करने वाले लोग थे कंगना के, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए हितेन, कंगना की बदजुबानी जो है हालांकि नहीं पसंद है लोगों को। कंगना जिस तरह से जिस लहजे में बोल रही है वो फिल्म इंडस्ट्री का लहजा नहीं माना जा रहा है, ये राजनीतिक लहजा है जी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से कंगना ने ट्वीट किया है कि कहाँ गए वो कैंडल मार्च वाले, कहाँ गए वो जो है पुरस्कार वापस करने वाले, तो तमाम लोगों को उन्होंने बैंक कसा है। तो जाहिर तौर पर अब कोई सामने नहीं आ रहा, उसका रीजन महज यही बताया जा रहा है कि कंगना जो बोल रही है वो कंगना नहीं बोल रही है बल्कि राजनीतिक से प्रेरित होकर बोल रही है। तो जाहिर तौर पर और अब लोगों का यह भी कहना कि कंगना रनावत को जो है कहीं न कहीं बीजेपी जो है प्रोजेक्ट कर रही है चुनाव के लिए। जी तो कहीं अब ये माना जाए कि कंगना रनौत जो है वो बीजेपी से जुड़ती हुई दिखाई देंगी कुछ ही दिनों में? जाहिर तौर पर आम जनता भी यही कर रही है और उनके इंडस्ट्री के जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है लगातार ये आरोप लगा रही है कि कंगना रनावत जो है अब फिल्मों से के माध्यम से नहीं बोल रही बल्कि राजनीतिक पैतरे से बोल रही है। जो स्क्रिप्ट जो बीजेपी दे रही है वही कंगना रनावत जो बयानबाजी कर रही है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कार्रवाई जारी है और जो कंगना और शिवसेना के बीच जो जंग जारी है, जुबानी जंग जो जारी है, उस पर अब कार्रवाई भी होने लगी और मामला फिलहाल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। आज उस पूरे मामले पर सुनवाई भी होनी है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की ओर से कृषि के लिए लाए गए 3 ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज हरियाणा के किसान जत्थेबंदियां विभिन्न जिलों में केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे।
दरअसल किसान जत्थेबंदियां इन सभी ऑर्डिनेंस को किसान विरोधी बता रही हैं और इस मसले पर हरियाणा के कृषि मंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी अपने अपने ढंग से टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कृषि मंत्री ने किसानों से कोरोना महामारी को देखते हुए अपने प्रदर्शन को टालने की बात कही है, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज तल्ख अंदाज में नजर आए हैं। और यही नहीं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तो इसे केंद्र का ही मुद्दा बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से जब से कोविड महामारी देश में शुरू हुई है, तो केंद्र सरकार ने कई अध्यादेश पारित किए हैं, जिनमें से 3 ऑर्डिनेंस कृषि से संबंधित भी हैं, जिसे लेकर के अब किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। आज विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है आज जिस तरीके से जो रुख रहने वाला है किसान जत्थेबंदियों का, जो 3 ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार की तरफ से पारित किए गए हैं उन पर? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें तो केंद्रीय 3 खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अब किसान जत्थेबंदियां जो हैं लामबंद होती हुई नजर आ रही हैं। और आज हरियाणा के पिपली की बात करें तो वहां पर एक बड़ा रोष प्रदर्शन होने वाला है और इस रोष प्रदर्शन का एक ही मुद्दा है कि ये 3 जो खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस हैं इनको तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए, इनको हरियाणा में जाने दिया जाए, क्योंकि ये जो तीनों के तीनों ऑर्डिनेंस हैं ये कहीं ना कहीं किसानी के लिए बड़े ज़्यादा नुकसानदायक है। इस तरह की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं किसान जत्थेबंदियां। और इन्हीं ऑर्डिनेंसों का कहीं ना कहीं अगर हम बीजेपी की बात करें या फिर बीजेपी की लीडर्स की बात करें तो वो सीधे तौर पर इन ऑर्डिनेंस का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें तो जिस तरह से हमारी दुष्यंत चौटाला से कल बातचीत हुई थी इस मसले के ऊपर, या फिर जेपी दलाल की बात करें उनसे बातचीत हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि किसानों की फसल जो है वो एमएसपी के आधार पर खरीदी जाएगी। लेकिन किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से मक्के की फसल भले ही उस पर एमएसपी लगती हो, लेकिन उसकी जो खरीद होती है वो एमएसपी के आधार पर नहीं होती, बल्कि जिस तरह से उसकी खरीद हो रही है ऐसी ही हालत वीट और पैडी की भी होने वाली है। तो ये ऑर्डिनेंस जो है वो प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। तो इस करके आज एक बड़ी रोष रैली जो है वो पिपली, हिसार सहित अन्य इलाकों में होगी, जिसमें केंद्र और जो मनोहर सरकार है उसके खिलाफ किसान जत्थेबंदियां जो हैं लामबंद होती हुई मोर्चा खोलती हुई नजर आएंगी। और अगर हम बात करें तो विपक्षी पार्टियां भी किसानों के इस प्रदर्शन को समर्थन देती हुई नजर आ रही है। कल ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया जिसमें वो इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए नजर आए और सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए कि केंद्र को अगर ये 3 ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट करने हैं तो इसके साथ चौथा ऑर्डिनेंस एक और लेकर आए, जिसमें इस बात का जिक्र हो कि अगर कोई भी जो कह सकते हैं आड़ती एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीदता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसके खिलाफ सजा का प्रावधान करे। तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि लगातार इन ऑर्डिनेंस का विरोध हो रहा है, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें। केंद्र इस पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि आने वाले लोकसभा सेशन के बीच में केंद्र जो है इन तीनों ऑर्डिनेंसों को लेकर जाने वाला है, इनके नियम वहां पर तय होंगे। तो नियमों में क्या कुछ राहत किसानों को मिलती नजर आएगी, ये अब देखने वाली बात रहेगी। हितेंद्र जी बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से आपने बताया है कि केंद्र सरकार का विरोध कहीं ना कहीं वो लगातार जारी है और अलग अलग राज्यों में इन ऑर्डिनेंस के खिलाफ आवाज उठ रही है। इन्हीं के खिलाफ नहीं, जिस तरीके से कोविड महामारी के बीच कई अध्यादेश केंद्र सरकार ने पारित किए हैं उन पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन फिलहाल ये किसानों का मामला है और किसान इस पूरे मामले में जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, और वो कई जगहों पर यह भी देखने में आया है कि कोरोना महामारी के जिस तरीके से प्रसार अब लगातार बढ़ रहा है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहां पर किसान जो है वो कोरोना महामारी को नजरअंदाज करते हुए बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ एहतियात किसानों की तरफ से बरते जाएंगे या फिर नहीं, इसके बारे में किसान जत्थेबंदियों के जो नेता हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें तो वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो प्रदर्शन बुलाए हैं या फिर जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन प्रोटेस्टों में सीधे तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आएंगे, मास्क डालकर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें तो जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उनका सीधे तौर पर एक बयान आ गया कि अगर कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती है, कहीं पर भी ऐसा लगता है कि लोगों का कट्स जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो फिर
उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रदेश को कोरोना की महामारी से बचाना है। लेकिन अगर हम जेपी दलाल की बात करें, कृषि मंत्री हैं प्रदेश के, वो आग्रह कर रहे हैं किसानों से विनम्र भाव से कि किसान जो है कोविड-19 की महामारी के चलते इस तरह के जो प्रदर्शन हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए टालने का काम करें। जब ये महामारी खत्म हो जाएगी उसके बाद वो ये प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी इस तरह की अपीलें भी अब राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें होनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन किसान आज लामबंद हो रहे हैं, एक बड़ी रोष रैली होगी, वहां पर देखने वाली बात होगी किस तरह की तैयारियां प्रशासन की तरफ से इस रैली को लेकर की गई हैं और किसान जो वहां पर आए हैं वो क्या हर तरह की प्रिकॉशन को ध्यान में रखेंगे या फिर नहीं। जी, लेकिन जिस तरीके से विनीत आपने बताया है कि जो सरकार में मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं हरियाणा सरकार के जेपी दलाल, उन्होंने जिस तरीके से किसानों से ये अपील की है कि वो बाद में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, क्या यहाँ पर किसानों के जो नेता हैं उनको बुला करके इन जो ऑर्डिनेंस हैं इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती? क्या उनके साथ बातचीत करके इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता इस बीच? देखिए, सीधे तौर पर बातचीत करके समस्या का समाधान निकल सकता है। पहले भी कहीं ना कहीं इस तरह के प्रयास जो हैं वो सरकारें करती हुई नजर आई हैं और किसानों से अपील करती हुई नजर आई हैं कि पहले ऑर्डिनेंस के हर एक तथ्य को पढ़ें, उसके बाद इसको लेकर कोई मन बनाने का काम करें, क्योंकि ऑर्डिनेंस में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि मंडियों का निजीकरण होता हुआ नजर आएगा। ऑर्डिनेंस में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि फसलों की खरीद जो है एमएसपी पर नहीं होगी। इस बात का जिक्र खुद बीजेपी के नेता जो हैं वो किसानों के पास जाकर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो इन ऑर्डिनेंसों के नाम पर कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर हम किसान जत्थेबंदियों की बात करें तो वो इस बात का हवाला कर रहे हैं कि अगर एक पैरेलल मंडी दूसरी मंडी की जगह पर खड़ी हो जाएगी तो फिर उस पैरेलल मंडी के अंदर कहीं ना कहीं खरीद जो है, जो प्राइवेट वहां पर कंपनियां आएंगी वो अपने हिसाब से करेंगे। अगर फसल ज़्यादा आती है तो भले एमएसपी केंद्र तय कर दे, लेकिन जब फसलों की खरीद नहीं होगी तो किसानों को औने पौने दामों में ही अपनी फसलें जो हैं वो मंडियों में बेचनी पड़ेंगी। तो ऐसे में किसान को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि आने वाले समय में खरीद जो है फसलों की वो एमएसपी के आधार पर ही कंपनियां करती हुई नजर आएंगी। अगर फसल ज़्यादा होती है, मक्के के हाल आपने खुद ही देखे कि 600 से 700 रुपये कि प्रति क्विंटल के हिसाब से मक्का जो है वो मंडियों में बिकता हुआ नजर आया, जबकि उसका जो एमएसपी रेट था वो 1500 रुपये से ज़्यादा तय किया गया था। तो ऐसे में हर एक फसल का यही हाल है। और कल दुष्यंत चौटाला की भी बात करें तो वो भी कहीं इस बात का ही हवाला देते हुए नजर आए कि पैडी और वीट की जो खरीद है, प्रिक्योरमेंट है, वो सरकार एमएसपी पे करेगी। इसके अलावा जिन फसलों का जिक्र इन ऑर्डिनेंस में नहीं किया गया, चाहे उसमें शुगर केन की बात करें तो वो मैटर जो है वो मिल टू मिल का मैटर है। यानी अगर हम गन्ने की फसल की बात करें तो वो मिल तय करेगी कि गन्ने की खरीद जो है वो किस आधार पर करनी है, कितनी करनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को राहत फिलहाल नहीं मिलती हुई नजर आएगी इन ऑर्डिनेंसों से। इसी वजह से किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो लामबंद हो रही हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं ताकि ये जो ऑर्डिनेंस है प्रदेश में लागू ना होने दिए जाए। और आज तो हरियाणा के अंदर प्रदर्शन है, आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर भी इसी तरह के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। देश के अन्य राज्यों में भी किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो केंद्र और अपने अपने विभिन्न राज्यों की सरकारों के खिलाफ लामबंद होती नजर आएंगी ताकि किसानी को बचाया जा सके, किसानों को बचाया जा सके। जी हितेंद्र जी, लगातार जिस तरीके से किसानों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन ऑर्डिनेंस को वापस करने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन क्या वजह है कि सरकार किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है और इन जो ऑर्डिनेंस जो लागू किए गए हैं उनको कहीं ना कहीं थोपा जा रहा है किसानों पर? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, यही समझ से परे है कि अगर इन ऑर्डिनेंस में वाकई में ही किसानी के नुकसान लायक कुछ नहीं है तो फिर क्यों केंद्र सरकार जो है वो इन ऑर्डिनेंसों पर चर्चा करने से पीछे हटती नजर आ रही है, क्यों इसके बारे में किसानों को जागरूक नहीं किया जा रहा। अगर हम हितेंद्र पिछले दिनों की बात करें तो जब एनआरसी की बात की जा रही थी कि एनआरसी लागू होगा, इसके अलावा और एक और एक्ट था वो लागू होगा, तो उसको लेकर भी इसी तरह का विरोध देखने को मिला था। लेकिन उस समय विभिन्न मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी कि मंत्री जो हैं वो विभिन्न राज्यों में जाएं और एनआरसी के बारे में, अन्य कानून के बारे में लोगों को जागरूक करें कि इससे उनकी नागरिकता किसी तरह से प्रभावित होती हुई नजर नहीं आएगी। तो ऐसे में अगर ये तीनों ऑर्डिनेंस किसानी के नुकसान में नहीं है तो फिर क्यों
मंत्री जो हैं वो इसको समझा पाने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निजीकरण की तरफ तो ज़रूर किसानी सेक्टर जाता हुआ नज़र आ रहा है, मंडियाँ ज़रूर निजीकरण की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगर पैरेलल मंडी बनेगी, एक नई मंडी स्थापित होगी और कोई सीधा कह सकते हैं कि अपनी फसल उस मंडी में लेकर जाएगा, तो वहाँ पर कंपनियाँ निर्धारित करेंगी कि आखिर उस फसल का रेट क्या होना है। और अगर वहाँ पर कम रेट पर भी कंपनियाँ जो हैं वो फसल खरीदती हैं तो उसकी जवाबदेही किसी की नहीं होगी। यानी किसान पहले खेतों में मेहनत करे, उसके बाद फसल बेचने के लिए उसको मशक्कत करनी पड़ेगी। जो किसानी पहले ही घाटे में जा चुकी है, पहले ही किसान जो है उनकी वित्तीय हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, उन पर अब ये 3 ऑर्डिनेंस जो हैं और ज़्यादा मार डालने का काम करेंगे। इसी वजह से विरोध भी हो रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र को चेताने का भी प्रयास किया जा रहा है कि अगर अब नहीं सुधरे तो फिर दिल्ली में भी प्रदर्शन होंगे, दिल्ली को भी सील किया जाएगा और जो पंजाब हरियाणा से सामान दिल्ली जाता है उसको भी बंद किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से किसानों की ये मांग है कि जो 3 ऑर्डिनेंस लागू किए गए हैं उनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को वापस लेना होगा, और इसके लिए अब जो किसान हैं वो लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने अब फैसला लिया है, लोगों को अब वेटिंग टिकट होने पर भी सीट मिल सकेगी। भारतीय रेलवे ने लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों की समस्या का समाधान करने का फैसला लिया है और इस फैसले से 1 से 1.5 महीने की चल रही वेटिंग लिस्ट से लोगों को निजात मिल जाएगी और यात्रा आराम से कंफर्म बर्थ पर वो यात्री जो है वो यात्रा कर पाएंगे। इसके लिए इंडियन रेलवे क्लोन ट्रेनें भी चलाने पर विचार कर रही है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने 12 सितंबर से चलने वाली 80 नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा के साथ ही क्लोन ट्रेनों का चलाने का भी ऐलान कर दिया है। और वीके यादव ने यह भी बताया है कि रेलवे वर्तमान में चल रही सभी ट्रेनों की निगरानी करेगा और इस बात का पता लगाया जाएगा कि किन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट से ज्यादा लंबी है। राशिद सिद्दीकी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। राशिद, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से रेलवे की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी, लखनऊ से कितनी ऐसी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है? आज बिल्कुल बात कर रहे थे, जिस तरह से लॉकडाउन के समय से वो बंद चल रही थी, कुछ ट्रेनें पहले चालू की, फिर उसके बाद लगातार यात्रियों का वो रुक जाता था, वेटिंग लिस्टें ज्यादा लंबी गई थी, सोशल पाला पाता था। ऐसे में जो 80 ट्रेनें चलने का जो सरकार ने प्रस्ताव रखा है, तो 12 सितंबर से शायद दौड़ने लगेगी। ऐसे में जो ट्रेनें हैं वो राजधानी लखनऊ से होते हुए कई शहरों से निकलेंगी। इनमें से कई ट्रेनें हैं जो दिल्ली से गोरखपुर चलने वाली हैं, हमसफर एक्सप्रेस है कोटा से देहरादून चलने वाली, दिल्ली एक्सप्रेस भागलपुर है, एक्सप्रेस है लखनऊ दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, जैसे तमाम जो ट्रेनें हैं वो लखनऊ से दौड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में जो यात्री हैं उनको एक सुविधा मिल सकेगी, जो वेटिंग थी उनकी वो कम हो सकेगी यात्रियों को लेकर। क्योंकि जाहिर सी बात है, कई बार ऐसे दिखा गया है कि इस तरह की कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से अब तक टोटल 230 ट्रेनें थी, उनमें यात्रियों का सफर पूरा नहीं हो पाता था, काफी लंबी उनको वेटिंग करनी पड़ती थी, सोशल डिस्टेंस का पालन उसके अंदर नहीं हो पाता था। ऐसे में जो 80 ट्रेनें चलने जा रही है 12 सितंबर से, इसमें कहीं ना कहीं यात्रियों को काफी सुविधाएं मिल पाएगी। जी राशिद, जिस तरीके से आपने बताया कि कई अतिरिक्त ट्रेनें जो है वो चलाई जानी है और लखनऊ से जो यात्री जाने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन इस तैयारी क्या कुछ की जा रही है रेलवे की तरफ से ताकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में ताकि कोरोना भी ना फैले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जा सके, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही? यहाँ पर देखा जा रहा है कि चारबाग रेलवे स्टेशन में यहाँ पर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, जैसे रेलवे के अंदर सैनिटाइजर करना, यहाँ पर लगातार हर एक बोगी के बाहर सैनिटाइजर मशीन से यहाँ पर नगर निगम कर्मियों को लगाया गया। रेलवे के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको इस चीज के लिए लगा दिया गया कि यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो भीड़ है ट्रेनों में एकाएक बढ़ती चली जाती है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। लोगों को मास्क यहाँ पर रख दिया गया है, रेलवे के बाहर मास्क रख दिया गया है कि जिसके पास नहीं होगा उनको। इस तरह की जो तमाम सुविधाएं हैं वो इस बार ट्रेन लेकर पूरी तरह चलने के लिए कई बार ऐसा आरोप लग चुका है कि ट्रेनों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, यात्री इसी तरह जो है बैठ जाते हैं, काफी भीड़ भाड़ हो जाती है।
तो इन सब चीजों पर खास ख्याल इस बार रखा गया है। जो 80 ट्रेनें चलने जा रही हैं और अब तक इनका जो है 80 ट्रेनों के साथ साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है और जो रेलवे की तरफ से जो भी नियमित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और एक अधिकारी यहाँ पर पोस्ट कर दिया गया सभी रेलवे स्टेशनों पर उत्तर प्रदेश से कि वो खास करके इस चीज की निगरानी रखेंगे कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का और दूसरा सैनिटाइजर का इसका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, जिससे कि जो कोरोना महामारी है वो न फैल पाए, जिस तरह से तमाम तरह की बीमारी देखी जा रही है। जी राशिद, जिस तरीके से आपने बताया कि ये अहम फैसला जो है वो सरकार ने लिया है, जिस तरीके से कई जो है वहाँ पर अन्य जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से स्पेशल ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं वो सीमित संख्या में चलाई जा रही हैं, ऐसे में सीमित यात्री ही स्टेशनों पर पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जो अब अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है उससे वहां पर भीड़ बढ़ेगी रेलवे स्टेशनों पर, तो वहां पर खाने पीने बैठने की किस तरीके से व्यवस्था की गई है, क्योंकि स्टेशन पर भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां पर भी जिस तरीके से यात्री एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो उससे भी कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। तो वहां पर किस तरीके की सुविधाएं जो है वो रहने वाली? यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है, ट्रेनों के बाहर हम देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर देख रहे हैं, क्योंकि आज 10 तारीख है और आज से रिजर्वेशन जो है वो चालू हो गया है। तो आज जिस तरह से यहाँ पर जो भीड़ की जो आशंकाएं हैं उसको देखते हुए आज जो रेलवे के जो जीआरपी के जवान हैं उनको भी तैनात कर दिया जाए इस चीज का ख्याल रखने के लिए कि एक जगह पर कहीं भीड़ न एकत्रित होने पाए, उसको लेकर भी खास ख्याल रखा गया है। और जो रिजर्वेशन के काउंटर है, जो टिकट काउंटर है, वहाँ पर भी एक निशान डाल दिया है क्या है कि लोगों को जो है आने में जो टिकट लेने में काफी दिक्कत ना हो और ज्यादा भीड़ भाड़ वहाँ पर ना हो पाए। तो इन सभी चीजों का फिलहाल अभी आज पहला दिन है जो है इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जिस तरह से रेलवे बोर्ड ने एक फैसला लिया कि नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का, तो इस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से दबाव है और या जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है वो जनता के बीच लाकर के कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी राशिद, जिस तरीके से सरकार ने ये अहम फैसला लिया है, वेटिंग में लिस्ट जो है वो बहुत लंबी होती जा रही थी, तो ऐसे में अब लोगों ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है कि कोरोना इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, अब हमें अपने काम पर जाना ही होगा और जो कामकाज है या जो जिसे जहां जाना है एक जगह से दूसरी जगह वो निकलने लगे हैं अपने घरों से। तो ऐसे में ये अहम फैसला लिया गया है, अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से क्या किराए में भी बढ़ोतरी की गई है? अगर सरकार की तरफ से अतिरिक्त सुविधा दी जा रही है तो इस बारे में क्या कुछ फैसला लिया गया है? बिल्कुल, अभी जिस तरह से किराए की अगर हम बात करें तो क्योंकि जाहिर सी बात है अभी किराए के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई भी अभी आदेश नहीं जारी हुआ है कि उसको बढ़ोतरी किया जाएगा नहीं किया जाएगा जी। लेकिन हालांकि जो ट्रेनें हैं क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि काफी लोगों को परेशानी होती थी, काफी वहाँ पर वेटिंग लिस्टें हो जाती थी काफी, क्योंकि 210 ट्रेनें अब तक चल रही थी क्योंकि लॉकडाउन जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से बंद हुई। अनलॉकडाउन में कुछ ट्रेनें चली, अनलॉक 2 में कुछ ट्रेनें चली, उसके बाद जिस तरह से अनलॉक 4 तक बढ़े हम 210 ट्रेनें हो गई, जिस तरह से 80 ट्रेनें जो 12 सितंबर से चलने वाली हैं। ये कहीं ना कहीं जनता की सुविधा के लिए, क्योंकि काफी देखा गया था भीड़ भाड़ देखा गया था, जनता वेटिंग का भी परेशानी काफी देखी गई, लोगों को जाना रहता था लेकिन लंबी वेटिंग की वजह से वो लोग नहीं जा पाते थे। लेकिन जिस तरह से 80 ट्रेनें अब लाई गई हैं इससे सरकार की तरफ से ये आया है कि सुविधाएं हम इतनी दे रहे हैं लेकिन अभी तो किराया बढ़ोतरी की कोई बात को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया। हालांकि यहाँ एक चीज और देखने को ये मिल रही है, यहाँ पर जो जनता है इनके अंदर एक काफी उत्साह है कि लोगों को ये कहना था कि हमको जाना रहता है, दिल्ली किसी को लखनऊ से दिल्ली जाना है तो उसको 1 हफ्ते का समय करना पड़ता था। हाँ, हालांकि वो समय उनका अब कम हो जाएगा, लोगों को पहुंचने में काफी दिक्कतें कम होगी। लेकिन अब सरकार को कम से कम ये चीज है रेलवे बोर्ड की तरफ से ये देखना है कि आखिर सरकार कितना गाइडलाइन जनता को पालन करा सकती है। जी राशिद, जिस तरीके से अभी तक लोगों को समय दिया जाता था कि 1 हफ्ते पहले आपको टिकट जो है वो बुक करानी होगी, लेकिन अब जिस तरीके से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है और अगर अब इससे भी ज़्यादा जो यात्री हैं वो अपनी टिकट की बुकिंग करवाते हैं तो क्या जल्द ही और भी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है जो 80 ट्रेनें चली है, बोर्ड की जो बैठक हुई है, बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जिस तरह से वेटिंग काफी जा रहा है, जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, इसको 80 ट्रेनें चलाई जाएगी। लेकिन इसके आगे चलने के बाद अगर ये 12 सितंबर को देखा जाएगा, क्योंकि 12 सितंबर को पहली ट्रेनें यहाँ पर छोड़ने लगेगी, उसके बाद देखा जाएगा कि अभी कितनी वेटिंग हो रही है। अगर ज्यादा वेटिंग हो रही है तो ट्रेनें और आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास रेलवे बोर्ड की तरफ से लिया जाएगा। इसका साफ तौर पर यहाँ पर देखा गया कि अधिकारियों से इस बारे में बातचीत हुई, उन लोगों को साफ तौर पर कहना था कि 80 ट्रेनें चलाएंगे, लेकिन इसके बाद अगर जनता को सही सुविधा नहीं मिल पाएगी या बोर्ड के रिजर्वेशन में काफी लंबा समय लगेगा तो
तो हम ट्रेनें 80 ट्रेनों के बाद हम 50 ट्रेनें और चलाने का इरादा अभी बन रहा है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेलवे ने कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया है और आम लोग जो यात्रा करना चाहते हैं रेलवे में, ट्रेनों में, तो अब उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। जो वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही थी उसको अब कम करने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की। बिहार सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र की हकीकत उनके विकास की कहानी को बयान करती है। जिला मुख्यालय भभुआ से करीब 35 किलोमीटर दूर रामगढ़ पंचायत के भालूबुढ़न गांव के ग्रामीणों ने सरकारी मदद की आस छोड़कर के अपने बूते पर ही पहाड़ को काटकर अपने लिए रास्ता बनाया है। ये पंचायत चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और जहां से बिहार सरकार के खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद विधायक हैं। आजादी के 7 दशकों के बाद भी इस गांव में आने जाने के लिए एक सड़क तक नहीं है। यहां पर बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। नजदीकन ग्रामीणों से पिछले 2 साल में करीब 10 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया गया और पहाड़ को तोड़कर अपने लिए रास्ते का निर्माण इन लोगों ने किया है। यह हाल देख सकते हैं आप किस तरीके से एक गांव में सड़क बनाई जा रही है। मिथिलेश मिश्रा हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी है इस पंचायत के बारे में? क्यों यहां पर अभी तक कोई सड़क नहीं बनी है जबकि यहां से खनन मंत्री विधायक हैं? ये सबसे बड़ी हास्यास्पद, जहां पे विकास की बयार की बातें कही जी, और उसमें लगभग हर और समाज की जी अंतिम तक हम लोग विकास की बयार की बातें करते हैं, लेकिन देख लीजिए सीधे तौर पे कि जहां लगभग और 7 दशक बाद वहां के जो लोग अगर विकास की बात वहां पे किसी तरह के सबसे की बातें कही जाती है, वो आज भी किलोमीटर दूर जाकर के किसी वाहन को खोजने की कही जाती है बातें और सबसे अहम बात तो ये है कि अगर किसी की बीमारी या प्रसूति की स्थिति अगर कर दी जाए तौर पे कि अगर प्रसूति के लिए किसी महिला को अगर ले जाने की बात कही जाएगी तो उस स्थिति में या तो उसकी भयावह स्थितियां पैदा होगी या वो डेथ कर जाएगी। और अक्सर वहां पर यही देखा गया है। और ये इलाका एक ऐसी इलाका है जहां पर आप सीधे कह सकते हैं कि 1947 में हमारे जो देश की आजादी मिली थी, उस आजादी के बाद में भी ये नक्सलियों की चंगुल में फंसा रहा करता था जी। लेकिन ये सबसे अच्छी एक कहानी ये कहा जा सकता है सीधे तौर पे, जहां नक्सलियों की चंगुल में ये फंसा गाँव था, इन लोगों ने 2002 में
अपने आप में निर्भर बनने के लिए सीधे तौर पे उन लोगों ने नक्सलियों से मुकाबला किया और मुकाबला करने के बाद भी नक्सलियों को मार गिराया, भगाया उन लोगों को। आज भी ऐसी स्थिति है वहां पर कि किसी भी तरह से कोई भी आला अधिकारी तक नहीं चाहते, कोई थाना भी नहीं चाहता। ये डर रहता है कि नक्सली का क्षेत्र है, नक्सली कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने, जब हमारा पत्रकार पीयूष रंजन वहां पर जाकर के अपनी पूरी खबर को बनाया हुआ, तो ये आप पूरी तरह से वहां के जो ग्रामीण है उन्होंने बात को कहा है। ये ऐसी गांव है जहां नक्सलियों से अछूता है, लेकिन आज भी हथियारों की जातिना वहां पे मौजूद है। तो ये सीधे तौर पे कह सकते हैं हम लोग कि ये विकास की बयार बही जा रही है, खासकर बिहार में। और जहाँ के खनन मंत्रालय जिनके जिम्मे में दी गई है, विधायक को खनन मंत्रालय दिया गया है, उस विधायक ने आज तक वहां जाने की कभी कोशिश भी नहीं की, कभी जाने का प्रयास भी नहीं किया करते हैं। वहां के लोग अभी तक एक बार विधायक उन्होंने आज से 5 साल पहले देखा था और उन्होंने दोबारा उस विधायक को नहीं देखा। तो अपने आप में ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये ऐसी आजादी जहां पर इनको नहीं प्राप्त हो पाया है। बिहार के विकास की बात जो करते हैं हमारा सुशासन बाबू, कहते हैं कि पूरे विकास यहाँ पे जारी है, विकास यहाँ पे हो रहा है और एक एक व्यक्ति को, जो हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति कहे जाते हैं, उनके तक हम शिक्षा और स्वास्थ्य की सारी चीजें सामाजिक रूप से हम व्यवस्था करते हैं। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए कि 60 दशक के अंतराल पर भी आज तक वहां पर किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं दिखता है। ग्रामीणों की मांग यहाँ पर यह भी है कि हमें ऐसे स्थलों पे ले जाया जाए कि ये पहाड़ पर बसी हुई गांव है, पहाड़ पे लोग की जीवन शैली है, वहाँ शिक्षा की अभाव है, स्वास्थ्य की अभाव है, तो किसी भी तरह के कोई भी विकास वहाँ पे नहीं दिखता। हाँ, एक शौचालय वहाँ पर अभी तक निर्माण की गई, जो भी जनप्रतिनिधि जो वहाँ के मुखिया हुआ करते थे, वे उन्होंने वहां जाकर के एक शौचालय चापाकल उन्होंने करवाया था। तो विकास के दौर में अगर देखा जाए तो अभी तक मूलभूत सुविधाओं में सिर्फ आपको चापाकल ही दिखाई देगा जो सरकार के तंत्र के द्वारा वहां पर विकसित की गई है। तो अब यहाँ से तौर पर कह सकते हैं कि बिहार विकास के दौर में तो जारी है, लेकिन ऐसे गांव जहां पर हम लोगों ने खोजा, हमारे खास करके एएनपी न्यूज ने जो पत्रकार है वहां जाकर के इस बातों को प्रशासन के सामने ले, राज्य सरकार के सामने ले, सुबह के मुखिया जो ये कहते हैं कि विकास के दौर में हम सभी लोग आगे चल रहे हैं, वहां पर हम लोग इस दृश्य को दिखाना चाहते हैं कि आप देख लीजिए कि हमारे बिहार के विकास में इस दौर में ये एक ऐसी भी गाँव है जहाँ पर अछूता है, आप तक नहीं पूछ पाया है, यह आपने अनदेखा करके विकास के बयान में अपनी कागजों में सिमट करके रख दिया है। जी बिल्कुल मिथिलेश, जिस तरीके से आपने बताया कि यह गांव पूरी तरह से अनदेखा किया गया है सरकार की तरफ से और उसी की वजह से आज यहां पर बदहाली की स्थिति है। यहां पर अभी तक कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है, यहां तक कि ना ही तो सड़क है और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। तो आखिरकार यहां पर लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से मैं खासतौर पर यह जानना चाहूँगा, जो मुख्य सड़क है जहाँ से ये लोग कहीं जाते होंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या फिर पढ़ने के लिए, क्या यहाँ पर गाँव में स्कूल भी है या फिर स्कूल भी नहीं है अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, न शिक्षा स्वास्थ्य। अब वहाँ के बच्चियां या बच्चे जो भी पढ़ाई करने के लिए इच्छुक है जी, वे लोग अपने पहाड़ से नीचे उतर के जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। तो वहां से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में अगर बच्चे पढ़ाई कर, जो भी पैदल के रास्ते हैं, चढ़ रास्ते हैं, सड़क ऐसे है जो पत्थरों से बने हुए हैं। बात सोचनीय विषय है कि जो इतनी किलोमीटर पैदल चल करके अगर पढ़ाई करने जाएगा तो क्या शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? एक वक्त होगा जब वो स्कूल की अंतिम जो घंटी लगती है उस समय वो पहुंचेगा और उसे रात्रि में वापस लौटेगा, तो ऐसी शिक्षा से क्या फायदा होगा? दूसरी बात है, जहाँ पर ये न स्कूल है न ही स्वास्थ्य के पेशी करके कोई केंद्र की निर्माण की गई है, तो अब ये कहा जा सकता है कि अब शिक्षा और वहाँ पे अपूर्ण रूप से स्वास्थ्य दोनों की जो सबसे ज्यादा मूलभूत सुविधाएं की बातें कही जाती है, तो दोनों वहाँ पर नगण्य की स्थिति बनी हुई है। अगर इन तमाम सुविधाओं को अगर वहाँ पे रखी गई होती तो निश्चित तौर से हमारा विकास बयान में भी शामिल हो गई होती गाँव। लेकिन अब ये निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि विकास के दौर में अछूता आखिर क्यों रहा है? कई सवाल है, ग्रामीणों के लिए कई सवाल है। नक्सली जब प्रभावकारी होते हैं वहां पे आज भी हथियारों की जातियां पड़े हुए हैं, कारतूस पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि वहाँ छुपे हुए बातों के कहा कि कई हैंड ग्रेनेड भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आज भी अशिक्षा के अभाव में वे सारी चीजों को लोगों ने आज भी बरकरार रखा। लेकिन आज भी जो लोगों की सोच है कि हमें भी बिहार के विकास में दौर में
शामिल हो जाना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ने की मौका मिलना चाहिए। हमें भी सरकार अगर चाहे तो ऐसे स्थलों पे नीचे यानी कि पहाड़ से नीचे उतार करके ऐसी जमीन हमें मुहैया कराए जहां पर हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे और बिल्कुल, बिल्कुल। विकास के दौर में शामिल हो जाए। जी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये काफ़ी भयावह तस्वीरें हैं। जिस तरीके से अभी तक भी वहाँ पर जो तस्वीरें जो सामने आई हैं, अभी तक सड़क नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और ऐसे में अब बिहार में चुनाव भी है। तो अब ये देखना होगा कि किस मुंह से राजनीतिक दलों के लोग वहाँ पर वोट मांगने के लिए इन ग्रामीणों के सामने जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऑनलाइन ठगी करने के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अब एक शातिर ने फाइनेंस कंपनी को ही चपत लगा दी। खुद को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में इंजीनियर बताकर और फर्जी डॉक्यूमेंट से 12 लाख रुपए लोन लेकर के भाग निकला, और सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को लखनऊ से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2019 में दीपक तिवारी उर्फ सिद्धार्थ तिवारी उर्फ अंकुर तिवारी ने बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया था, और ऑनलाइन आवेदन कर आरोपी ने इसमें खुद को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इंजीनियर बताया था, और साथ ही वेतन भी 89,909 रुपये होने की जानकारी दी गई थी। डॉक्यूमेंट में पे स्लिप और आधार कार्ड भी लगाया गया था, और ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। साउथ बिहार नई दिल्ली के रहने वाले गिरिराज सिंह रहेल 61 साल के निवासी फॉरेस्ट लेन सैनिक फार्म में आयुष अग्रवाल डायरेक्टर सोनालको एक्सटेंशन प्राइवेट लिमिटेड को बनाए थे। ठगी का शिकार और डेयरी प्रोजेक्ट लगाने के लिए सिंगापुर और दुबई की कंपनियों से 25 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई थी। तो लगातार इस तरीके से ऑनलाइन ठगी को भी अंजाम दिया जा रहा है, और एक युवक ने खुद को कॉरपोरेशन में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में इंजीनियर बताया और अपनी सैलरी भी अच्छी दिखाई, जिसके आधार पर उसने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर 12 लाख रुपए का लोन लिया और लेकर के भाग गया है। और इसके अलावा भी इस तरीके के कई मामले सामने आ रहे हैं। लगातार जो अपराध है उसमें इजाफा हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑनलाइन ठगी के अब मामले जो है वो बड़ी तेजी से सामने आने लगे हैं, और आपराधिक मामलों में अब इजाफा जो है वो बड़ी तेजी से हो रहा है। तो ऐसे में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और जैसे जैसे ऑनलाइन जो काम है वो होते जा रहे हैं, तो इसी बीच जिस तरीके से साइबर क्राइम की अगर बात की जाए तो साइबर क्राइम का जो ग्राफ है वो भी छत्तीसगढ़ में अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी में से अब ये नया मामला सामने आया है, जहां पर 12 लाख रुपए का लोन लेकर के एक शातिर ठग जो है वो भाग निकला, लेकिन फिलहाल उसे पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसे ही और भी जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार जो ऑनलाइन ठगी है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके ये पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया गया था, और पैसे मिलते ही आरोपी जो है फरार हो गया था। पवन सिंह हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जिस तरीके से लगातार जो है अपराध बढ़ रहा है, और साइबर अपराध की अगर बात की जाए तो लगातार ऑनलाइन ठगी भी हो रही है। जी बिल्कुल हितेन जी, आपको छत्तीसगढ़ जो है जिस तरह से साल कंप्लीट है, लेकिन इस तरीके से विकास के मामले में क्राइम घर पे भी हो या किसी मामले उस पर भी बंद से सफेद है जो दम पे यहाँ पर अंजाम देते। कल बता दें कि जो छत्तीसगढ़ पे सबसे इंटरनेशनल स्कूल था जो साल भर की फीस जमा करा गायब हो बैंक रहा है। इस तरह से तमाम कई बड़े मामले सामने आए हैं जिस पर पुलिस अभी नाकाम रही है अपने को पकड़ने में। जी, इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कुछ खुलासा किया गया है? किस तरीके से आरोपी ने इस ठगी को अंजाम दिया? बिल्कुल, हम जिस तरह से ठगी के मामले आ रहे हैं
औसतन अगर साल भर में बात किया जाए छत्तीसगढ़ में 250 से 300 एफआईआर दर्ज होती है और औसतन राजधानी रायपुर में सिर्फ हर 2-3 बिहार पे एक एफआईआर दर्ज होती है, चाहे लूट लॉटरी लगने के नाम से हो या और तो सिर्फ थाना जी 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 पवन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से साइबर अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस भी सतर्क है और लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी कर रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छुटपुट विवाद और बहस के बीच नगर निगम के अलग अलग दलों ने बुधवार को शहर में 1666 लोगों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की है। चालान बनाकर निगम ने 2.77 लाख रुपए से ज्यादा का दंड वसूला है और निगमायुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर मंगलवार की तरह बुधवार को भी निगम के अपर आयुक्त और उपायुक्त अपने अपने दलों के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर पहुंचे और मास्क नहीं पहनने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर दंड लगाया गया। दोनों मामलों में 200-200 रुपए की दर से दंड वसूला गया है, जिससे कई लोगों से निगम कर्मचारियों का विवाद भी हुआ। कोरोना से बचाव के लिए अब अलग अलग तरीके से स्थानीय प्रशासन ने निपटने की तैयारी कर रही है। आम लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई करना स्थानीय प्रशासन ने शुरू कर दिया है कई जगहों पर। उन्हीं में से मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम ने अब अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी माना जाता है और जिस तरीके से इंदौर में जो शुरुआती दौर रहा है कोरोना का, उसको एक बार के लिए चीन का वुहान, जहां से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, उसके नाम से भी जाना जाने लगा था, लेकिन बाद में स्थिति को समझा गया और स्थिति में सुधार आया। लेकिन अब जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लगभग पूरा देश जो है वो अनलॉक हो चुका है, तो ऐसे में आम लोग जो है वो लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं उसी से निपटने के लिए, ताकि कोरोना महामारी का प्रसार जो बढ़ रहा है उसको रोका जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके। उसी से निपटने के लिए अब स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला लिया है, जहां भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे वो मार्केट है या फिर कोई और जगह है, वहां पर नगर निगम की टीम पहुंच रही है और लोगों से कोरोना नियमों का पालन करवाया जा रहा है। और जो कोरोना नियमों की अवहेलना करता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। 200-200 रुपए का जुर्माना वहां पर वसूल किया गया है और 1666 लोगों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है। नगर निगम इंदौर के द्वारा 2,77,000 रुपए से ज्यादा वसूले गए। मौके पर जाकर फाइन लगाया गया। नगर निगम की टीम अब सतर्क नजर आ रही है पूरी तरह से। जिस तरीके से लगातार कोरोना का प्रसार देश भर में बढ़ रहा है और कोरोना के मामलों में हर दिन बड़ी तेजी से इजाफे हो रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है नगर निगम की तरफ से कि अब जहां भी भीड़ भाड़ वाली जो जगह हैं, गणेश तिवारी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? जिस तरीके से अब लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सतर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो आम लोग सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कोरोना के जितने भी नियम हैं उनकी अगर पालना करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है और जुर्माने को वसूल भी उसी वक्त किया जा रहा है। देखिए हितेंद्र, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो अनलॉकडाउन के बाद सबसे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ेंगे और वही रिजल्ट हमें देखने को मिला। अगर हम अभी कल रात की ही बात करें तो कोरोना के आंकड़ों में अब तक का 5 महीनों का लगातार सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। इंदौर में 312 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 15,764 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वही करीब 438 लोगों की अब तक। निश्चित तौर पर ऐसे में अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है। गैदरिंग जो सोशल गैदरिंग है वो लगातार जो है बढ़ रही है, लोग जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को सचेत होना पड़ेगा, कोरोना से बचना पड़ना है। इसी को लेकर अब इंदौर नगर निगम चालानी कार्रवाई लगातार कर रहा है, जागरूकता अभियान लगातार बना रहा है
ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और जनता जो है वो मास्क पहने ताकि संक्रमण ना बढ़े। जी जी, जिस तरीके से गणेश आपने बताया कि जो ये कार्रवाई अब नगर निगम की तरफ से की जा रही है, क्या इस कार्रवाई का आम लोगों पर असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या अब आम लोग जो है, एक दिन 2 दिन हो गए हैं लगातार जिस तरीके से ये जुर्माना जो है वसूला जा रहा है, तो क्या अब जो आम लोग मार्केट में पहुंच रहे हैं या फिर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं, वो कोरोना नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर आपको बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहली चीज चुनाव, तो यहाँ पर 2 तरफा अगर नियमों का उल्लंघन होता है। एक तो जनता में जागरूकता नहीं है, जनता लगातार कोरोना नियमों को तोड़ रही है, जिसकी वजह से लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें नेताओं की, तो नेताओं की चुनाव की रैलियां और ऐसे धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं जिसकी वजह से कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है और पूरी तरह से जनता की जागरूकता ना होने की वजह से इंदौर और देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा, जो लॉकडाउन के प्रयास लगाए जाते हैं वही देखने को मिल रहा है। जी गणेश, जिस तरीके से आपने बताया कि अब यहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं क्योंकि उपचुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ तैयारी है सरकार की तरफ से, किस तरीके से कोरोना नियमों का पालन करवाया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं और उसके लिए अब 100 लोगों की इजाजत भी मिल चुकी है, 100 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आगे कार्रवाई जो है वो रहने वाली है? क्या कुछ तैयारियां स्थानीय प्रशासन और सरकार की तरफ से की जा रही हैं? अगर हम राजनीतिक चुनाव की बात एफआईआर होती है, लेकिन आपको भी पता है, आपको बता कि जल्द ही एफआईआर के बाद जमानत मिल जाती है। तो ऐसे में अगर एफआईआर के बाद तुरंत ही जमानत मिल जाती है तो जो कोरोना का संक्रमण है वो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। तो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल नहीं रखा जाता, उसकी वजह से आप लोग के साथ होता है। प्रशासनिक कार्रवाइयों की बात करें तो प्रशासन लगातार, वही अगर प्रशासनिक अधिकारी की चुनावी रैलियों की बात करें तो इसी तरह से अभी जो है किसी तरह की कोई भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दे रहा है। किसी भी परमिशन के जो है धार्मिक आयोजन चुनाव लगातार करीब 2000-3000 लोगों को इकट्ठा करके और इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। इंदौर नगर निगम ने अभी हाल में कार्रवाई चालू की है, साथ ही लोगों को जागरूकता अभियान चल रहा है। इसी तहत आप इंदौर नगर निगम ने कल की 16 लोगों के साथ चालानी कार्रवाई की है, जो लोग सोशल ध्यान नहीं रख रहे या फिर मास्क नहीं पहने। इस तरह से कहीं ना कहीं चालानी कार्रवाई करते हुए करीब 2,70,000 रुपए का वसूल किया है। तो लगातार नगर निगम और प्रशासन हालांकि कार्रवाई करता है, लेकिन जनता में जो जागरूकता है उसकी वजह से ये लगातार ऐसी हमें मिलता है कि कोरोना का संक्रमण में कहीं ना कहीं उससे इजाफा होता है। जी गणेश, जिस तरीके से आपने बताया है कि लगातार अब नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अब कार्रवाई में भी जुट गए हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से लोग हजारों की संख्या में अगर जुर्माना देंगे तो वो फिर से जो कोरोना के नियम है उनका पालन करते हुए नजर आएंगे, वो कहीं ना कहीं अब कोरोना के नियमों को तोड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में अब ये सीधी सी बात यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं की जो पहल है नगर निगम की तरफ से वो बहुत अच्छी साबित होने वाली है, और इसके चलते अब लोग जो है वो जागरूक होते हुए नजर आएंगे और कोरोना के नियमों का अगर पालन करेंगे तो कोरोना के मामलों में भी अब कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर नगर निगम ऐसी जागरूकता अभियान लगातार चलाएगा तो कहीं ना कहीं जनता में जागरूकता अभियान आएगा तो लोग लगातार कार्रवाइयों से देखकर और चालक से डर कर कहीं ना कहीं सोशल ख्याल रखते हैं। अभी अगर हम बात करें तो लॉकडाउन हो गया, लगातार देखने मिल रहा है, लगातार नगर निगम और प्रशासन लगातार बोलता है कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं 2 लोग ही बैठे, लेकिन देखने में ये मिलता है कि 3 लोग 4 लोग भी बैठे हुए दिखते हैं। इसी को लेकर नगर निगम अब जो है कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में अब कार्रवाई का डर होकर कहीं ना कहीं प्रशासन ये सोच रहा है आप इस तरह की कार्रवाई जनता में जागरूकता अभियान चलाएंगे। अगर उनके मन में कहीं ना कहीं गलत कार्रवाई का डर होगा तो वो लोग ख्याल रखेंगे और मास्क, तो कहीं ना कहीं से हम कोरोना लड़ाई और कोरोना समय। जी गणेश, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ लोग बाइक पर 3 लोग सवार होकर के जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसने मास्क नहीं लगाया उस पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन बाजार में सामाजिक दूरी का पालन करवा पाना एक बड़ी चुनौती है। देखिए, इसे मैं बता दूं, बाजारों की भी बात करूं तो नगर निगम अब लगातार जो है बाजारों में भी ध्यान रखता है
अगर किसी भी दुकान में 5 लोग या 10 लोगों से ज्यादा भीड़ और है तो नगर निगम वहां पर भी चालानी कार्रवाई करता है। हालांकि सिर्फ नगर निगम रोड पे या सड़क पर चालानी कार्रवाई न करते हुए हर जगह पूरे इंदौर के अलग अलग हर क्षेत्रों में कोने पे चालानी कार्रवाई कर रहा है। कल की बात करें, अगर 15 लोगों पर चालानी कार्रवाई तो ये आम जनता या रोड पर जो लोग चल रहे हैं सिर्फ उन पर कार्रवाई की है। लगातार जो है अगर दुकानों पर कोई व्यापारी या फिर क्रेता जो है सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखता है या फिर मास्क नहीं पहनता है तो उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाती है और उन पर भी चालानी कार्रवाई 500-1000 रुपए की जाती है। जी गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है उसी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला लिया है और अब जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उससे अब ऐसा लगता है कि कोरोना के मामलों में कमी आएगी और ये एक अच्छा फैसला नगर निगम की तरफ से लिया गया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।